नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शक मित्रों का आज के रूबरू कार्यक्रम में। रूबरू, आमने सामने की मुलाकात। रूबरू में यदि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिनसे ज़रूरत पड़ने पर आप ये सीख सकते हैं कि आप अपना वित्तीय प्रबंधन कैसे करें, पैसे को कहाँ खर्च करें, पैसा कैसे खर्च करें। वहीं दूसरी ओर वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में करियर को यानी अपने प्रोफेशन को क्या दिशा दें। और वहीं उसके साथ वो आपको ये भी बता सकते हैं कि इस पूरे देश दुनिया में कौन सी सुंदर मनोरम जगह हैं जहां आपको घूमना है, तो आप क्या कहेंगे। मुझे मालूम है हमारे साथ साथ आप भी बहुत उत्साहित होंगे। तो इंतज़ार नहीं, आपको आज की शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। स्वागत कीजिए मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के मेहमान सीए श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत जी का। सर, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखावत एक हरफन मौला आदमी हैं। आप मूल रूप से एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी दखल रखते हैं, काफ़ी जुड़ाव है, काफ़ी काम किया है। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन, जो कि मूल रूप से सीएस का काम होता है, उसमें भी दखल रखते हैं। बहुत लंबा अनुभव है, टीचिंग से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के बहुत सारे काम करते हैं। हम इनसे तफसील से बात करेंगे, हम इनसे समझेंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं, और यदि आप लोग इसमें से कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग ये कैसे करेंगे। शेखावत साहब, फिर एक बार स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपके बारे में हमने जाना तो हमने देखा कि आप एक हरफन मौला आदमी हैं, मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हैं, इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं। ये बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के हैं और आप जयपुर शहर में कब से हैं। मूल रूप से मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ग्राम गुडागोड़ से हूँ जी। बट वैसे मेरा जन्म स्थान जयपुर ही है। अच्छा। सारी शिक्षा और उसके बाद का ज़्यादातर जीवन जयपुर में ही रहे हैं। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, आपकी इनिशियल स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह, और कौन सी डिग्रियाँ आपने प्राप्त की, थोड़ा वो बताइए सर। मेरी इनिशियल स्कूलिंग जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुई है जी। जहाँ से मैंने 12th पास करी थी। 12th पास करने के बाद मैं कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम करा है जी। और उसके बाद में मैंने सीए करा है। सीए। सीए भी मैंने जयपुर से ही करा है। जयपुर से एनएस राठौड़ एंड कंपनी से मेरी ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा सर, एक बात बताइए शेखावत साहब, आप बहुत पुराने सीए हैं, आपको इस क्षेत्र में लगभग 30-35 साल का अनुभव हो चुका है। आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत टफ करियर माना जाता है। जनरली जितने लोग इसके लिए कोशिश करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है पास आउट का, और शायद जिस दौर में आपने किया उस दौर में तो और भी कम था। इस डिग्री की क्या खासियत है, ये इतनी मुश्किल क्यों है। देखिए, ये जो कहना है कि सब परसेंटेज बहुत कम है, मानते हैं टोटल जो नंबर होता है उसमें परसेंटेज कम है, बट परसेंटेज कम होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें क्वालिटी है जी। तो जहाँ क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे परसेंटेज कम होगा, बट इतना भी परसेंटेज कम नहीं है। और जो करने वाले हैं और जो हैं उनको इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि साहब ये असंभव है, ये करा ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है जी। हाँ, कोई भी काम आप करते हैं या कोई भी आप मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पे मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये चूंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बट अगर रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि आप कोई वो एक शॉर्टकट फार्मूला अपनाएं कि ये फार्मूला डाला और डिग्री निकल गई, वैसा संभव नहीं है। रेगुलरली आपकी जो 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग को पूरी ईमानदारी के साथ करा जाए, ना कि सिर्फ किताबों में ट्रेनिंग ली जाए। अगर आप ट्रेनिंग पूरी लेते हैं उसके बाद में जो आपका कोर्स मटेरियल है, उस कोर्स मटेरियल को रोज़ का अगर आप एवरेज निकालें तो अगर 2 से ढाई घंटे की रेगुलर पढ़ाई हो तो सीए करना असंभव या मैं तो कहूँगा मुश्किल भी नहीं है। और आज के ज़माने में जब इतने सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कहीं भी बैठे आप ट्यूटर से ले सकते हैं,
आपके पेन ड्राइव क्लासेस हैं, अनजाने, मेरे को तो खुद को नहीं मालूम आजकल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इतने ऑप्शंस होने के बाद में तो कतई मुश्किल नहीं है। जी। हमारे टाइम में जब मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, जी। हाँ, उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी। जी। और ख़ास करके एक उस वक्त एक था कि जो हिंदी मीडियम से आते थे और चूंकि इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स हुआ करता था, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत और होती थी। बट उसके बाद में समय के साथ इंस्टीट्यूट ने भी चेंज करा, उन्होंने हिंदी मीडियम का भी ऑप्शन दिया है, तो ये स्थिति है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। और एक इस कोर्स की जो एक सबसे बड़ी खासियत है जी, कि मैं तो मानता हूँ कि ये न केवल भारत का बल्कि शायद ज़्यादा अनुभव नहीं है, बट मैं शायद इसीलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शायद विश्व का सबसे इकोनॉमिकल कोर्स है। अच्छा, यानी कि सबसे सस्ता कोर्स सबसे है, गरीब से गरीब आदमी भी इसको अगर गरीब से गरीब आदमी कर सकता। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो ट्रेनिंग में उनको स्टाइफंड मिलता है। अच्छा, स्टाइफंड भी मिलता है। और उसके बाद में एक और खासियत इसकी है कि अगर मान लीजिए किसी ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद में किसी वजह से वो अपने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कर लिया, सेकंड फेज़ का नहीं कर पाए, तो भी वो इस लायक हो जाते हैं कि वो अपना जीवन यापन आराम से करें, उनको ढंग की नौकरी आराम से मिल जाती है। और अगर कोई खुद का व्यापार करना चाहें तो वो भी खूब आराम से कर सकते हैं। तो शेखावत साहब, यानी कि जो ये सीए का कोर्स हुआ, ये एक तरह से गणित के फॉर्मूले की तरह हो गया। जैसे परीक्षाओं में गणित में जितनी स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह से सीए की परीक्षा भी हो जाती है। अगर आपने एक चरण विशेष प्राप्त कर लिया है, पार कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई है, बड़ी ही मूल्यवान सलाह है। दर्शकों, आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि शेखावत साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और सीए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें यदि आप चरण विशेष पार कर जाते हैं तो आप कहीं एक प्रोफेशनल के रूप में आपकी एक स्टैंडिंग रहती है, आपकी एक स्थिति रहती है। सर, आपका इस क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ? आपने बताया आपकी स्कूली शिक्षा वगैरह जयपुर में ही हुई, आपने कॉलेज से डिग्री ली, तो इस क्षेत्र विशेष में आपका रुझान कैसे हुआ? इसके मूल रूप से दो कारण हैं। पहला कारण तो पारिवारिक मानिए कि मेरे मामा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और दूसरा कारण ये था कि मैं जिस गांव से आता हूँ वो गांव शेखावटी का एक महत्वपूर्ण गांव है और वहाँ से काफ़ी व्यापारी वर्ग के लोग निकले हुए हैं। और सीए इंस्टीट्यूट के जो सिंगल डिजिट मेंबर हैं, जो कि 1 से लेके 9 तक की मेंबरशिप नंबर के हैं, वो भी उसी गांव से आते हैं। तो मेरे दादाजी ने उनका जिक्र करा था कि ऐसे हैं। तो जब मैंने कॉमर्स ली थी तब उन्होंने उनका जिक्र करा था, तो वो एक दिमाग में थी कि ये चीज़ करें। और फिर तीसरा कारण ये था कि हमारे क्षेत्र से फौज में, पुलिस में और राज्य सेवाओं में और सरकारी सेवाओं में तो बहुत ऑफिसर्स हुए हैं, बट इस फील्ड में कम लोग थे। तो ये था कि भाई इसमें कुछ अलग करा जाए। जी, बहुत अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देश के पहले कुछ सीएज में से जो 2 सीए हैं वो आपके क्षेत्र विशेष से, आपके गांव से आते हैं। ये बड़ी बात है। शेखावत साहब, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग, हिसाब किताब, पैसे को किस तरीके से रखा जाए, मैनेज किया जाए और उसका बेहतरीन प्रबंधन कैसे किया जाए, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस के नाम पर हमारे दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहेंगे? हमें किस तरीके की चीज़ों में, मैं कहूँ अगर साधारण शब्दों में, तो आप हमें मनी मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन पर थोड़ा सा बताएं। कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, कौन सी चीज़ों से दूर रहें? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फंस गया और डूब गया। बहुत सारे निरीह लोगों का, गरीब लोगों का पैसा डूब जाता है। देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सलाह तो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको बचत पे ध्यान देना चाहिए। आजकल का जो समय है, लोग ज़्यादा खर्च करने में विश्वास करते हैं, बट मेरा मानना है, और ख़ास करके मेरा जो है, शायद हमारे इलाके में जितने भी जो पुराने ज़माने के मारवाड़ी लोग जो हैं, उनका सबका यही था कि जितनी ज़्यादा बचत हो सके उतनी करनी चाहिए। और
जितनी जल्दी बचत करनी शुरू करेंगे उतना ही बेनिफिट है। अंग्रेजी में आप को कंपाउंडिंग वाला जो एडवांटेज है, कंपाउंडिंग का एडवांटेज तभी मिलता है जब ड्यूरेशन से आपने जितनी जल्दी आप करना शुरू करें। अगर जल्दी करना शुरू करें, छोटा भी अमाउंट सेव करना शुरू करेंगे तो वो जुड़ते जुड़ते काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है, बनिस्बत उसके कि आप लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में बड़ा अमाउंट सेव करें तो उसमें उसका कंपैरिजन नहीं हो। तो सबसे पहला तो ये है कि बचत जल्दी शुरू करें जी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बचत करें जी। और इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, इन्वेस्टमेंट देखिए वो हर इंडिविजुअल की या हर व्यक्ति की एक तरह से व्यक्तिगत परिस्थिति पर निर्भर करता है। और जो लोग यंगर एज में हैं, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम या थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़े डिस्पोजेबल इनकम से तात्पर्य है खर्च करने योग्य पैसे, खर्च करने के बाद में जो बचत करने योग्य मान लीजिए ज़्यादा है तो वो थोड़ा, और यंगर एज में है तो वो कोई रिस्कियर वो क्या कहते हैं सेविंग कर सकते हैं। बट जो रिटायर्ड हैं या जिनके जो उम्र ज़्यादा है, उनको ज़्यादातर जो सेफ हैं, जैसे सरकारी डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे आजकल म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स के भी हैं, और इसमें एक जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बचत में चली जाती है तो उससे जो खर्च करने की जो आदत है उस पर थोड़ा लगाम लग जाती है, कंट्रोल हो जाता है जी। आप बताएं कुछ कहते हैं। हाँ, उसके अलावा जहाँ, और इसको सारी की सारी चीज़ें हमें जो है वो एक ही इन्वेस्टमेंट सोर्स में नहीं डालनी चाहिए। जैसा कि या तो हम कोई संपत्ति में डालें, ज़मीन में या सोने में या कोई शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में, एफडीज में, इनमें सारा का सारा एक जगह नहीं होना चाहिए, बंटावा होना चाहिए। तो हर एक के अंदर अलग अलग रिटर्न होता है, अलग अलग रिस्क होती है, तो उसके अंदर सभी में बांट कर करने में फ़ायदा होता है। उसमें अपनी उम्र का भी कंसिडर करना चाहिए और रिस्क जो एपेटाइट है वो भी कंसिडर करनी चाहिए जी। सर, ये एक तरह से बैलेंस डाइट की तरह हो गया। हमें जिस तरीके से छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ की उचित मात्रा लेनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से आप फरमा रहे हैं कि दर्शकों हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बास्केट में, जिसको एक सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, विस्तार देना चाहिए। शेखावत साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि आप कहीं एक ही जगह अपना पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करें, उसको अलग अलग जगहों पर रखें। उससे सेफ्टी भी रहेगी, ओवरऑल बैलेंस भी रहेगा, रिटर्न भी रहेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है सर। सर, ये भी बताएं कि हम कोई स्कीम पैसा कमाने की या पैसा बढ़ाने की, जैसे आजकल भ्रमित करने वाले विज्ञापन हैं, ऑनलाइन और इंटरनेट का एक बहुत बड़ा फायदा है कि वो हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि उस पर गलत जानकारी की भरमार है। तो सर ये बताइए कि सही स्कीम है पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या कहीं कुछ खतरा है? ये एक सामान्य आदमी जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, वो कैसे समझेगा? कुछ हमें सूत्र दें, कुछ हमें फॉर्मूला दें। देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी या साधारण सी चीज़ है कि कोई भी आदमी, अगर आप कोई नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, मान लीजिए वो 5%, 8%, 10% है, कोई कहता है कि जी मैं आपको 40% रिटर्न दे दूंगा, तो ये तो समझने की बात है कि ये संभव नहीं है। और अगर संभव है तो वो एक बार दे पाएंगे, 2 बार दे पाएंगे, बट वो उसको लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो स्कीम्स जो लोग प्रचारित करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करते हैं, वो वाकई में फुल प्रूफ नहीं होती हैं, और इसके अंदर कहीं ना कहीं होता। तो ऐसी स्कीम से बचने में ही समझदारी है, क्योंकि आप वो ज़्यादा ब्याज के चक्कर में आपका जो मूलधन है उससे और हाथ धो बैठेंगे। और पहले का ज़माना अलग था, आप आमने सामने होते थे, चीज़ें देख सकते थे, परख सकते थे। बट जब इंटरनेट में तो ये सारी चीज़ें कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इन चीज़, और
पैसा बड़ी मेहनत और उससे कमाया जाता है, तो उसको इन्वेस्ट करने में भी उतनी ही मेहनत और समझदारी लगानी चाहिए जी। और डाउट में, जहाँ कोई डाउट हो उसमें बेहतर है कि आप किसी से सलाह ले लें, कोई निवेशक जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं या कोई सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जिस किसी से भी आप उचित समझें, जिस पे विश्वास हो, उनसे आप सलाह ले लें। जी। तो शेखावत साहब, आपके इस वक्तव्य से 3 बातें निकलकर सामने आती हैं कि पहली चीज तो दर्शकों लालच में नहीं पड़े। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो कहीं शायद दाल में कुछ काला है। दूसरी चीज दर्शकों ध्यान रखें कि अपने किसी निवेशक से या किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई आपके सलाहकार भी हो सकते हैं जो निवेशक रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर काम करें। और तीसरी चीज जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, लालच बुरी बला है। किसी भी प्रकार के लोभ में न पड़े। ये इंटरनेट आभासी दुनिया है। जैसा कि शेखावत साहब ने कहा कि पहले बातचीत आमने सामने होती थी, आपको चीज़ों को तोलने का समय मिलता था, अब वो स्थिति नहीं है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं लेकिन कुछ अपने नुकसान भी हैं। शेखावत साहब, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे और आपके इस मूल जो डिग्री है और आपका रुचि है उस पर तो बहुत बात हो गई। हमें ये भी पता चला है कि आप टूरिज़्म से बड़ा गहरा जुड़ाव रखते हैं। तो किस तरीके का जुड़ाव है और एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र, कहाँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, तो टूरिज़्म से किस तरीके का जुड़ाव है, कब से है और क्यों है? टूरिज़्म का आप अलग है। मैं आज की जो प्रेजेंट टूरिज़्म का जो डेफिनेशन है, उसको नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे हट के जो असल पर्यटन है जी। आज के पर्यटन में सिर्फ हम ये क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स या एक जगह से दूसरी जगह जाना। टूरिज़्म जब भी आप अपनी जो नॉर्मल लिविंग एरिया है उसके बाहर आप कहीं भी जाते हैं, कोई नई जगह जाते हैं, कोई नई चीज़ देखते हैं, या वो सभी पर्यटन की परिभाषा के अंदर आता है जी। तो मुझे नई जगह घूमने का और ख़ास करके नेचुरल सराउंडिंग्स में, पहाड़ों में, जंगलों में, वहाँ पे जाने का शौक़ बचपन से रहा है जी। और फिर जब उसके बाद ये क्या कहते हैं, मैंने प्रैक्टिस शुरू करी जी। तो प्रैक्टिस में जो शुरुआती कुछ क्लाइंट्स थे जी। वो इसी इंडस्ट्री से आए। फिर इसका देश से भी जुड़ाव था, प्रदेश से भी जुड़ाव था, ग्रामीण जो परिवेश है उनसे भी जुड़ाव था, नेचर से भी था, वाइल्ड लाइफ से भी था। तो वो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद में समय के साथ में जो एक और इंटरेस्टिंग हुआ कि ये टूरिज़्म अर्ली 80s मान लीजिए या मिड 80s मान लीजिए, मिड 80s के अंदर जब ये थोड़ा लार्जर ज़्यादा बढ़ रहा था तो उस वक्त बहुत से नए वेंचर्स या नए आ रहे थे, होटल्स खुल रहे थे, रेस्टोरेंट्स खुल रहे थे और टूर ऑपरेटर एजेंसीज होने लगी थी। तो उनके साथ जुड़ा हुआ तो नए लोगों में नया ट्रेड, नए उनको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए उसके मदद में एक संतोष की भावना हुई। तो उससे और उसके साथ साथ पर्यटन का एक सबसे बड़ा है कि ना केवल ये उस पर्यटन के अंदर जो आदमी काम कर रहा है या जो उस धंधे में है उनको फ़ायदा देता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र को फ़ायदा देता है और ये इसका जो फ़ायदा है वो नीचे ट्रिकल डाउन करता है। तो उससे जो माइग्रेशन जो शहरों की तरफ होता था गाँव से, वो भी रुका। उसकी वजह से आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा मिला, कल्चर को बढ़ावा मिला। जो म्यूजिशियंस हैं, आप देखिए जो डेजर्ट में कैमल सफारी वाले ऐसे लोग भी हैं, इन लोगों को भी काफ़ी हुआ। तो वो एक इंटरेस्टिंग था, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जी, बहुत ही गजब की यात्रा रही सर आपकी। ये बात है दर्शकों, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं और चूंकि वो इतनी सामान्य होती है हमारे लिए कि हम उन पे ध्यान नहीं देते गहराई से। पर आपने बतवाया कि टूरिज़्म खाली टूरिज़्म नहीं है जो आया या जिसके लोग ठहरे केवल उसके लिए नहीं, उस पूरे क्षेत्र के विकास और पैसे के फ्लो का और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों के लिए टूरिज़्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और देश की इकॉनमी को, वहाँ के लोगों को, रहवासियों को सहायता मिलती है। ये
महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर अक्सर लोग ध्यान शायद नहीं दे पाते। तो शेखावत साहब, आपने टूरिज्म के क्षेत्र में क्या विशेष किया है, और आप इसमें ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा आप किस तरीके की और चीज़ों से जुड़े हुए हैं? कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है कि आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो छोटे से लेके बड़े काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, और एक जो चीज़ है, जैसे मैं आपको एक खास करके एक जगह का नाम दूंगा। मैं करौली में मदन मोहन जी मंदिर और कैला देवी जी के मंदिर से मेरा जुड़ाव और आस्था रही है जी। तो वहाँ मदन मोहन जी के मंदिर में हम लोग दर्शन के लिए जाया करते थे। तो वहाँ मंदिर के बराबर में जो पुराना राजमहल बना हुआ है, उसमें एक दिन समय था, पट बंद थे, तो घूमने के लिए उसमें गए। वहाँ जाके उसको जब देखा तो उसकी जो कलाकृति, उसमें जो आर्टवर्क हो रखा है और उसकी जो कार्विंग्स हैं, वैसी कार्विंग मैंने नहीं देखी थी। और आप अगर कंपेयर करेंगे तो आज की तारीख में भी वैसी कार्विंग नहीं। तो वो, बट चूंकि वहाँ पे ना तो फॉरेन टूरिस्ट आता था ना डोमेस्टिक टूरिस्ट, क्योंकि वो मैप पे नहीं था। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे मदन मोहन जी के मंदिर और कैला देवी जी के मंदिर की ही होती थी। उसको देखने के बाद में फिर मैं उनके जो ओनर हैं, जो राज परिवार हैं, उनसे मुलाकात हुई, और चूंकि मैं करी और उनको फिर समझाया कि साहब आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए। वो चीज़ उनको उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट करा, और वहाँ पे फिर मैंने उनका जो राजमहल था, जो कोठी थी, वहाँ पे एक हेरिटेज होटल शुरू करवाया। वो 86-87 में 4 कमरों से शुरू करा। आज वो 50 कमरों पे ऑपरेट कर रहे हैं। और आगरा और सवाई माधोपुर के बीच ट्रेवल करने वाला जितना भी फॉरेन, अभी तो पिछले 2 सालों से काफ़ी कमज़ोर है, जितना भी फॉरेन टूरिस्ट था, वो करौली एक हॉल्ट था और अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। वहाँ पे कल्चर, रिलीजन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड रूरल लाइफ, और उसके साथ में अब जब कैला देवी सेंचुरी प्रमोट हो गई है तो वाइल्ड लाइफ भी हो गई। तो वो एक डेस्टिनेशन है जिसको मैं ये समझता हूँ कि हाँ, उसके प्रेजेंटेशन में या उसको टूरिज्म मैप पे लाने में मेरा कुछ योगदान था। जी, बहुत बढ़िया बात। बड़ी रोचक बातें हैं। आपसे शायद ऐसा लगता है कि बहुत देर बात हो सकती है, पर समय हमें इजाज़त नहीं देता। शेखावत साहब, हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं वापस आपके मूल विषय पर आता हूँ। और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये बताएं कि ये कोविड का समय, आपने चूंकि कभी कहा कि पिछले 2 साल से कोविड ने सबको हैरान परेशान कर रखा है, और ये जाहिर सी बात है, इसके दौर में अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करें, और कुछ विशेष चीज़ें जिनका हम ध्यान रखें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको एक बड़ी क्लियर एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये अनिश्चितता का समय है। इस समय हमें फालतू खर्चों से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए जी। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके वो करनी चाहिए। हमारी बचत को ज़्यादा से ज़्यादा संजो के रखना चाहिए, अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए जी। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत है, यानी जो आप बचाते हैं वही आपकी असली दौलत है। दर्शकों, आज हमारा ये कार्यक्रम आपने देखा। हमारे साथ सीए श्री वीरेंद्र शेखावत थे। सर, आप स्टूडियो में पधारे, दर्शकों के लिए आपने इतना समय निकाला, अपना अनुभव बांटा, अमूल्य सलाहें दी, उसके लिए हम सभी की ओर से, दूरदर्शन की ओर से और दर्शक श्रोत मित्रों की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बुरा समय, कोविड का समय, जल्दी से जल्दी निकले। इजाज़त दीजिए अगली कड़ी तक। नमस्कार।